डेटा टाइप, ये मेरे क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। इनको चेंज किया जा सकता है। इनको क्या करा जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। कैसे? मान लो मेरे पास कोई एरे है, उसके अंदर मैंने अभी 10 डाल रखा है, 20 डाल रखा है, 30 डाल रखा है, 40 डाल रखा है। हाँ, ऐसे करके। अब मैं इसके अंदर एक और वैल्यू को डालना चाहता हूँ। इसको तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं म्यूटेट कर सकता हूँ। मैं अगर ऐसा कर दूं एरे डॉट पुश, इसके अंदर एक वैल्यू डाल दो। मान लो मैंने 90 डाल दी। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो वो बिल्कुल प्रिंट होगा। ये देखो, 10, 20, 30, 40 और 90, कि मैंने इसी ओरिजिनल वाले के पीछे एक वैल्यू डाल दी। तो मैंने ओरिजिनली इसी एरे को चेंज किया है। एरे ये था, इसके पीछे मैंने 90 वैल्यू डाल दी। तो इससे मैंने क्या देखा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? इम्यूटेबल के पहले वाले को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि एरे 0 पे जाओ और उसको बना दो 70। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू को म्यूटेट किया जा सकता है। 70, 20, 30, 40 और 90 क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे, इवन जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेता हूँ और मान लो यहाँ पे नेम कौन सा डॉट लॉक करूंगा, मैं अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है तो मैं ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिंट करा सकता हूँ। ये देखो, नेम मोहन, यहाँ पे मोहन आ जाएगा। मैं मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो मैं इसको ऐसे करके एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पे मोहन लिखा है, मुझे इसको रोहन करना है। कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे आऊंगा ऑब्जेक्ट डॉट नेम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रोहन। क्या लिख दूंगा? रोहन लिख दूंगा। तो अब ये बिल्कुल अलाउड होगा। ये क्या होगा? अलाउड होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन आपके अलाउड होते हैं कि नेम रोहन, एज उसकी क्या हो गई है? 20 हो गई है। पहले वो मोहन था, अब वो क्या बन चुका है? रोहन बन चुका है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, उनके अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। जो उनकी वैल्यू है उसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। पहले नेम मोहन था, मैंने अब नेम को रोहन कर दिया। ऐसे ही मेरा ये एरे था, मैं सिर्फ एरे की बात कर रहा हूँ, ये डेटा की। हाँ, इसको मैं म्यूटेट कर सकता हूँ। म्यूटेट करने का मतलब क्या है कि ये 20, 20, 30, 40 था। इसको मैं म्यूटेट करने का मतलब है कि ये जिसको जहां मेमोरी मिली होगी वहीं पे जाके मैंने इसको 70 कर दिया। इसको जहां मेमोरी मिली होगी वहीं पे जाके मैंने इसके पीछे 90 डाल दिया। ऐसे करके इसको म्यूटेट करना कहते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, अगर ये 10 हो गया तो इसको म्यूटेट करके 12 नहीं बना सकते। प्रिमिटिव डेटा में उसके अगर आपको 12 बनाना है तो ये आपको इसके लिए नया डेटा ही क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे 12 होगा और वो पॉइंट इसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे आप सीधा इसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गोल क्लियर? हाँ भैया, गोल क्लियर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम डिस्टिंक्शन बात कर लेते हैं। आज शायद 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है, शायद हम इंटरनल में आज नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं एक और पॉइंट की बात, इंटरनल में आज नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट की बात करूं, एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जब आप लेट ए इक्वल टू 10 लिखते हैं और मान लो मैंने लेट बी इक्वल टू ए कर दिया, ठीक? हाँ, और उसके बाद मैंने बी इक्वल टू 20 कर दिया और उसके बाद मैं कौन सा लॉक करा? दोनों को, ए को भी और बी को भी। आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा जब मैंने ए और बी को इस तरीके से प्रिंट कराया? क्या ये 10, 20 होने चाहिए? दोनों 20, 20 हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने ए को 10 था, फिर ए के अंदर जो वैल्यू मैंने बी के अंदर डाल दी, ठीक? और उसके बाद मैंने बी को क्या बना दिया? 20 बना दिया। जब मैंने इसको प्रिंट करा तो क्या प्रिंट होगा? आपको क्या लगता है? देखते हैं ना? तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है हमारे पास 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेट ए इक्वल टू 10, तो दिया यहाँ पे क्या हुआ कि भैया ए हमारा 10 था, ऐसे करके वही प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे कि ए की वैल्यू थी 10, तो ए इसको असाइन होगा। फिर हमने एक और वैल्यू बनाया बी, हाँ, उसने कहा जो ए के अंदर वैल्यू उसको मेरे अंदर डाल दो। तो बी के लिए जब आपने वैल्यू बनाया तो उसके लिए अलग मेमोरी मिलेगी। क्या मिलेगी? अलग मेमोरी मिलेगी। तो बी इक्वल टू 10 ये रहा। हाँ, अब आपने कहा बी को क्या बना दो? 20 बना दो। तो बी को 20 बनाऊंगा तो ये चेंज होगा? नहीं, फिर से आपको एक नई मेमोरी मिलेगी। एक नई मेमोरी मिली और वहां पे आपने क्या डाल दिया? 20 डाल दिया और अब बी इसको पॉइंट करेगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? ये इम्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूटेबल। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे होते कि ए बी सी को पॉइंट कर रहा है, आप इससे ये भी प्रूव कर सकते हो। अगर ए बी इसी को पॉइंट कर रहे होते तो आप इससे ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये इम्यूटेबल है। कि अगर ये दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे होते कि मैंने लेट ए इक्वल टू 10 लिखा, बी इक्वल टू ए लिखा, तो दोनों 10 को ही पॉइंट कर रहे हैं। अगर मैंने बी में चेंज करा होता कि भैया बी को 20 बना दो, तो वो 20 ये बन जाता। हाँ, तो उससे ए भी 20 बन जाता। ऐसा तो हुआ नहीं, तो इससे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि भैया अगर इक्वल 10 है आपके पास, ऐसे करके, ठीक। और जब आपने बोला बी के अंदर क्या डाल दो? ए की वैल्यू डाल दो, तो आपने क्या करा? इस बी को पकड़ा, इसकी वैल्यू कॉपी होकर यहां पे आई और यहां पे आपने इसको 10 लिख दिया। और उसके बाद आपने कहा कि अब बी को 20 बना दो। तो बी को 20 बनाने का मतलब क्या है कि भैया बी है, उसको 20 बना दिया जाए। तो बी अब आपका 20 हो चुका है। पहले 10 था, अब 20, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल लोकेशन में कुछ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक बार डेटा क्रिएट हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो अब नई मेमोरी लोकेशन पे ही जाएगा। तो यहां पे जो ये फॉलो कर रहा है वो करता है कॉपी बाय वैल्यू, या फिर पास बाय वैल्यू भी कह सकते हैं, कॉपी बाय वैल्यू, कि आपकी वैल्यू को सिर्फ कॉपी कर रहा हो, सिर्फ कॉपी कर रहा है। कि आपने ए 10 लिखा था तो बी को 10 लिख दिया, ठीक। उसके बाद आपने इसमें चेंज किया तो अब मैं नई मेमोरी लोकेशन पे जाऊंगा। ये सिंपल है। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के एक्शन होते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कॉपी होती है, कि अगर आप एक कॉपी में चेंज करेंगे तो दूसरी कॉपी में चेंज नहीं होगा। सिंपल रूल है। अब यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर? ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं हम देख लेते हैं। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट ऑब्जेक्ट 2, और इसके अंदर मैंने डाल दिया इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। अब आप मैंने क्या करा कि ऑब्जेक्ट 2 पे के नेम को मैंने रोहन कर दिया। तो आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे भी वो चेंज हो जाएगा? मैंने क्या करा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर डाल दो। ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर डाल दो, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, कि नेम मोहन और एज 20। अब मैंने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर के नेम को चेंज किया जिसको मैंने रोहन बनाया। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूं तो क्या वो इसको भी चेंज कर देगा? देख लेते भाई क्या करता नहीं करता। हाँ, इसने चेंज कर दिया कि नेम रोहन एज 20।
तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेफरेंस कॉपी करते हैं। मतलब कि ये जो आपका डेटा क्रिएट हुआ है, ये जो डेटा आपका क्रिएट हुआ है ऐसे करके कि नेम मोहन एज 20, तो जब आपने ऑब्जेक्ट लिखा तो ऑब्जेक्ट तो इसी को पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट इसी को पॉइंट कर रहा है। और जब आपने लिखा कि लेट ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट, हाँ, तो अब ऑब्जेक्ट 2 भी इसी को ही पॉइंट कर रहा होगा। हाँ जी, ये दोनों एक ही को पॉइंट करते हैं, इनकी सेपरेट कॉपी नहीं बनती जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में हो रहा था कि अलग अलग। अब अगर आप इसके ऊपर चेंज करते हो कि ऑब्जेक्ट 2 के नेम को चेंज कर दो किस पे, रोहन पे, तो अब दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं ना, दोनों का सेम डेटा है, दोनों शेयर कर रहे हैं उसको, दोनों उसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो भैया ये इसी के ऊपर चेंज हुआ है कि नेम रोहन एज 20। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भैया जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है वहां पे वैल्यू कॉपी होती है और यहाँ पे क्या होता है, ये सेम डेटा को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस इसको बोल देते हैं कि दोनों के दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे होंगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को करूंगा चेंज तो वो इसकी भी दर्शाएगा क्योंकि दोनों सेम डेटा को ही दर्शा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट 2 अलग बना है और यहाँ पे पूरा अलग बना है, दोनों सेम को ही रेफर करेंगे ऐसे करके। अब ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने, ऐसा क्यों किया होगा, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा कि नेम यहाँ पे रोहन मोहन था ना, चलो उसको रोहन बना देते हैं, रोहन आई मोहन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि दोनों में पहले मोहन मोहन था, मैंने ऑब्जेक्ट को बोला अपने नेम को रोहन कर दे, तो उसने रोहन कर दिया और इसमें कुछ नहीं, नहीं वो दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं जहां पे उसको रखा गया है। अब ऐसा किया क्यों गया होगा, और यही आपके एरे के साथ भी होगा, जो भी नॉन प्रिमिटिव है वो सेम, अगर आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो वो सेम डेटा को ही रेफर करेंगे, यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा कुछ भी। अब ऐसा क्यों किया होगा, क्या आप सोच सकते हैं? इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आप देखो, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, मुझे पता है मेरा कोड कहां रन होगा, मेरे इसी सिस्टम के अंदर होगा, रैम के अंदर रन होगा। हाँ, अब आप खुद देखो, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो सकता है। अभी तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इसमें 500 एलिमेंट हो सकते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड में एपीआई के साथ डील करोगे ना, तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर 500 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 500 की वैल्यू 1 2 3 ऐसी, और वो 500 वाले कुछ मेमोरी ले लेंगे। फिर अगर आपने कॉपी करके उसको दूसरे को दे दिया तो सेम डेटा, मान लो अगर ये 5 एमबी मेमोरी ले रहा है, 5 एमबी अज्यूम कर लो, हाँ, और अगर आप इसको कॉपी कर दिया इसके अंदर तो भैया 5 एमबी तो ये ले रहा है, 5 एमबी ये भी ले रहा है, दोनों के दोनों 5 5 एमबी मेमोरी ले रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं चाहते कि भैया जो हमारे जिनका साइज बड़ा है ना उनके हम कॉपी वाली चीजें ना करें, वो दोनों सेम चीज को रेफर करें, वरना 5 एमबी आता था 5 एमबी आता था। तो लेकिन हमें पता है कि दोनों एक ही को रेफर कर रहे हैं, तो मुझे एक दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों इसी को ही रेफर कर रहे होंगे, सेम डेटा को ही रेफर कर रहे हैं। तो एक ही बार ये डेटा क्रिएट होगा जिसकी जो कितनी मेमोरी ले रहा है, 5, वरना अगर मैं इसको कॉपी करता तो भैया ये भी 5 लेता, ये भी, और अगर मैं एक और कॉपी बनाता तो वो भी 5, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो एरे होते हैं, एरे के अंदर हजारों एलिमेंट आ सकते हैं। अब आप देखो इंटीजर को, नंबर को देखो, नंबर कितना लेता है, 8 बाइट लेता है। बुलियन कितना लेता है, 1 बाइट लेता है। ऐसे स्ट्रिंग कितना रहता है, जितने उसमें कैरेक्टर होंगे 4 5 10 बाइट, जितने भी साइज का वो होगा। हाँ, तो उनका साइज फिक्स है एक तरीके से। तो वो उनको क्या है, उनके लिए क्या है, उन्होंने बोला भैया इनको पास बाई वैल्यू रखो। ये उन्होंने थॉट लगा कि भैया वो साइज कम लेते हैं, कौन, जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपने देखा होगा ना सब, हाँ, कि अनडिफाइंड भी कुछ छोटा ही साइज लेता है, नल भी छोटा ही साइज लेता है, ऐसे ही आपका हर एक नंबर छोटा साइज लेता है जो प्रिमिटिव डेटा है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है इनके अंदर तो कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है, तो इनको हम कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करेंगे तो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। जी हाँ, आपका प्रोग्राम क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। आपने इतनी सारी कॉपी बना दी, इतनी सारी कि भैया मैंने इसी की 50 कॉपी बना दी। 50 कॉपी बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 250 MB, 250 MB मेमोरी ले रहा है। सोचो अगर वो 50 लोग एक ही को रेफर कर रहे हैं तब मेरे लिए काम आसान होगा ना, काम आसान होगा, हाँ भैया काम आसान होगा। तो जब हमारे पास छोटी वैल्यू है तो उनको हम कॉपी करवा सकते हैं, उसमें हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा मेमोरी ले लेंगे। लेकिन जो मेमोरी ज्यादा लेते हैं, जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनके लिए इसीलिए हमने इंटेंशनली बोला है कि भैया ये सब कुछ एक ही को रेफर करेंगे, इनके लिए अलग 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 कॉपी क्रिएट नहीं होंगी, सब एक ही को रेफर करेंगे। अगर ये इसके ऊपर चेंज करेगा तो ये इसको भी दिखेगा। सिंपल, ये प्रिंसिपल हमने यहाँ पे फॉलो किया। तो आई होप इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट। मैं इसी लेक्चर में करना चाहता था लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर है। तो अब उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जहां पे हम इंटरनल में जाने वाले हैं, कि इंटरनली ये कहां स्टोर होते हैं। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा दिखा दिया, 8 10 ये, लेकिन जो वीएट इंजन है वो बिहाइंड द सीन कैसे इन चीजों को स्टोर करता है, उसको पढ़ने में मजा आएगा ना, फिर नहीं आएगा कि वो एक्चुअल में कैसे करता है। तब हमें सिस्टम लेवल पे एक सिस्टम लेवल का आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब कुछ आपका लॉजिकल था कि इन्होंने ऐसे फिलॉसफी यूज करी, क्योंकि जो हमारे प्रिमिटिव कि भैया जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो जावास्क्रिप्ट की फिलॉसफी कहती है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और जो आपके नॉन प्रिमिटिव है ये आपके चेंज हो सकते हैं, ये आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं दे रखते हैं। आपके कोई भी डाउट है उसको कमेंट में पूछो और इस लेक्चर को ऑब्जर्व करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपका डेटा एक्चुअली में कहां पे जाके स्टोर होता है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, रैम क्या होता है। ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, आज हम इनको डिबग करने वाले हैं और हम यूज करेंगे फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का। दोस्तों, आपका सवाल ये होगा, भैया अगर आपने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है तो क्या इसको इंटरव्यू में पूछा जाएगा? तो मैं अगर आपको आंसर दूं ऑनेस्टली, बहुत ही मुश्किल है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएं। तो भैया फिर पढ़ के फायदा क्या है? यहां आज पढ़ के फायदा यह है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज वे में। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो यहां हम एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे और वहां पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है कि इसको सॉल्व करो, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो ये जो आज अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये आपकी तब हेल्प होंगी कि भैया अच्छा, जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे आज हमारी हो रही है प्रैक्टिस। तो क्या जो आज हम पढ़ेंगे इसको मुझे जिंदगी भर याद रखने की जरूरत है? नहीं, आपको सोचने का तरीका, क्यूरियोसिटी जगाने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका, कि क्वेश्चन ऐसे करो, ऐसे क्वालिटी वाले करो कि आपको खुद ही उनका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो आज हम वही इसके अंदर करने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जो टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूं आपको ऑल ओवर द इंटरनेट किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। पेड कोर्स छोड़ो, पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलने वाला। तो चलो फिर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है, इस सारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। तो ये हमारी स्क्रीन रही, मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि भैया जब भी आपका कोई एप्लीकेशन होती है, आपके फोन में पबजी है, आपके फोन के अंदर इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ठीक है, वो स्टोर कहां होता है भैया? फोन के अंदर। फोन के अंदर कहां होता है भैया? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। तो वैसे ही जो आपके कोड होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं? अरे इंस्टाग्राम क्या है, एक एप्लीकेशन है, वो है क्या? कोड ही तो है। हाँ, तो भाई वो कोड कहां स्टोर होगा? मेरे हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं, एसएसडी बोलूं, वहां पे ये स्टोर होते हैं। अब अगर मुझे इस कोड को रन करना है, अगर मुझे किसी एप्लीकेशन को रन करना होता है, मतलब ओपन करना है, उसको चलाना है, पबजी को, गेम को ओपन करना है, तो सबसे पहले उसके कोड को लाया जाता है कहां? रैम के अंदर। कहां पे? रैम के अंदर। जो भी ये कोड होगा, तो इसको यहां लेके आ जाएगा, यहां से। और कौन लेके आएगा? जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके भैया, रैम के अंदर आ गया तो चलना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, इसको जो चलाएगा, जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी है कि क्या क्या करना है, उसको आपका सीपीयू रन करेगा। कौन? सीपीयू। तो सीपीयू को आपको ये इंस्ट्रक्शन देनी है और सीपीयू इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ, कि कोड पड़ा हुआ था हार्ड डिस्क के अंदर, उसको सबसे पहले लोड करके रैम पे लाना है। उसके बाद जब वो कोड आ गया, लेकिन उसको रन कौन करेगा, उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उन इंस्ट्रक्शन को उनको करेगा आपका सीपीयू। ओके, तो ये अब आप बोलोगे भैया डायरेक्ट एसएसडी से सीधा सीपीयू के अंदर ही आते, इतना बड़ा करने की जरूरत है क्या थी? दोस्तों, जो आपकी एसएसडी या ये होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होती है, ये काफी स्लो होती है कि यहां से अगर मैं डेटा को डायरेक्ट यहां सीपीयू के अंदर ट्रांसफर करूं तो काफी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। रैम से सीपीयू में डेटा ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही फास्ट है। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक टीबी तो हार्ड डिस्क है, लेकिन रैम आपके उसमें 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी होंगी, क्योंकि रैम को क्रिएट करना ही बहुत ही महंगा पड़ता है। ओके, हाँ। और ये जो हार्ड डिस्क है, ये आपकी परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज बोले तो अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ भी कर दोगे, उसके बाद आप स्विच ऑन करते हो, तो आपको पता है कि आपका जो डेटा है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएंगी, लेकिन रैम के अंदर जो डेटा है, एक बार वो कोड खत्म हो गया, ठीक है, एक बार आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया, तो वो रैम से मिटा दिया जाता है। ओके, हाँ, बस इस बात का हमें याद रखना है। तो इसको हम टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं, इसको हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर नहीं है, वो टेम्पररी है कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी, उसको चलाया, जैसे आपने पबजी को क्लोज किया, उसको रैम से हटा दिया जाएगा। बस ये है। अब हम ये तो समझ गए। अब आज तुम डिस्कवर करोगे कुछ टर्म, स्टैक, हीप और कैसे होती हैं। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का हमें प्रयोग करना है। पहले मैं आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रखने वाला हूं, उसका आपको एक आंसर देना है। ये मेरे पास कोई रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और मान लो उसका साइज है 16 बाइट का। 16 बाइट का? ये भैया पागल हो गए क्या? अज्यूम करने लगा। ओके, मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए आप अपने माइंड से एक चीज हटा दो कि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ें। हटा दो, बिल्कुल हटा दो। अभी हम नॉर्मल एक डेवलपर की तरह सोच रहे हैं, एक इंजीनियर जो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके, जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम हम बाद में टैकल करेंगे। आपके पास a = 10 है, b = 20 है। ओके, इन सबको मेमोरी कहां मिलेगी? जब भी आप कोड रन करोगे, इनको मेमोरी कहां मिलेगी? रैम के अंदर इनको मेमोरी मिलने वाली है। ओके, तो मैं इस 10 को रैम के अंदर कहां पे डालूं? तो आपने क्या करा कि भैया 10 को मुझे स्टोर करना पड़ेगा कहीं, तो मैंने इसको यहां पे स्टोर कर दिया। 20 को कहां स्टोर करूं? आपको कहीं आपने 20 को यहां स्टोर कर दिया, क्योंकि भैया डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, जो डेटा आ रहा है मेरे कोड के अंदर, भैया 10 को कहां स्टोर करूं? कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो आपने इसको कहां स्टोर करा है? आपने उसको रैम के अंदर स्टोर करा है दोस्त। ओके, अब मान लो कुछ देर बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन लिख दी कि भैया a को 20 बना दो। तो आप क्या देखोगे कि भैया a पहले 10 था, उसको 20 बनाना है। तो आप गए यहां पे 10 कहां पे लिखा? आपने यहां पे 10 लिखा हुआ है, तो आपने इसको 20 बना दिया। क्या बना दिया? 20 आपने इसको बना दिया। ऐसे करिए, अरे हो जा भाई, ये लो, आपने इसको 20 बना दिया। कुछ देर के बाद आपने लिखा कि b = 25, कि भैया b पहले 20 था, उसको 25 बना दो। आप गए रैम के अंदर, आपने ढूंढने की कोशिश करी, अरे
ये 20 है और यहाँ पे 20 है, कौन से 20 को 25 बनाना है? दो 20 है। मुझे कैसे पता चलेगा कि बी इसको पॉइंट कर रहा है? बी का मतलब ये वाला 20 है, ना कि ये वाला, ये कैसे पता चलेगा? मुझे इस 20 को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर मैं गलती से इसको 25 बना दिया तो मेरा डेटा करेक्ट हो जाएगा। मुझे इसको 25 बनाना है। आपके पास है कि भैया बी पहले 20 था, उसको 25 बनाना है। आप गए रैंक के अंदर ढूंढने, एक-एक करके कहाँ पे 20 लिखा है, आपको यहाँ मिल गया, आपने इसको अपडेट कर दिया, जबकि इसको अपडेट करना था। तो आपके पास कोई तरीका होना चाहिए कि मैं इस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊं, डायरेक्टली, कि मुझे पता होना चाहिए कि भैया मेरा ये जो बी वेरिएबल है ये कहां पे प्रेजेंट है रैम के अंदर, कहां पे, कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, ताकि मैं इसी को अपडेट करूं, ना कि किसी और को। सिर्फ इसी वाले को हम अपडेट करना चाहते हैं और किसी को नहीं। हमें इस बात का याद रखना है। पर ये पता कैसे चलेगा? अगर हम अभी वाली स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि भैया एक एक करके जा रैम के अंदर ढूंढ, कहां पे 20 लिखा हुआ है उसको 25 बना दे। अरे मल्टीपल जगह 20 लिखा है, गलत वाले कर दिया, तो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास 16 बाइट की रैम है, 16 बाइट की रैम है, बहुत कम है, तो हम इसको सबसे पहले बनाते हैं बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि भैया मेरे इसके अंदर टोटल 16 बाइट है, अब मैं हर एक बाइट को एक एड्रेस दूंगा। अगर मैं आपको इसके ऊपर लेके जाऊं, हम आप इससे तो फैमिलियर होंगे कि 1 बाइट में 8 बिट होती है। हाँ, 1 किलोबाइट में 2 की पावर 10 बाइट होती है, 1 मेगाबाइट में 2 की पावर 20, 1 गीगाबाइट में 2 की पावर 30 बाइट। मैं बाइट के टर्म पे बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके वो भी लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 MB में कितने 1024 KB, 1 गीगाबाइट में 1024 MB। इसको आप याद रख सकते हैं यहाँ तक। ये टेराबाइट तक ही आप याद रख दोगे बहुत है। इसको प्लीज याद कर देना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे भी इंजीनियरिंग में। ओके, हाँ। इसके ऊपर एक बार गो थ्रो कर लेना। ओके, अब यहाँ पे बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है? देखो, बाइट एड्रेसेबल का सिंपल मतलब है कि मैं हर एक बाइट को एक एड्रेस दूंगा। फिलहाल मैं इसको रो और कॉलम में पहले बांटता हूँ। ये मैंने ऐसे कर दिया और उसके बाद मैं ऐसे करके कुछ ब्लॉक्स बना दिए। ये लीजिए, ब्लॉक हमारा क्लियर हो चुका है। ये हमारी रैम थी। ये जो ब्लॉक है इसका साइज है 1 बाइट। ये जो ब्लॉक है इसका साइज है 1 बाइट। ये जो ब्लॉक है इसका साइज है 1 बाइट। तो हर एक जो ब्लॉक यहाँ पे प्रेजेंट है उसका साइज 1 बाइट का है। ओके, हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोला एड्रेसिंग का मतलब कुछ नहीं है, मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये वाला ब्लॉक 2 है, ये वाला ब्लॉक 3 है, ये वाला ब्लॉक 3 है, ये वाला ब्लॉक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसको कहते हैं कि भैया हमने इसको एड्रेस दिया कि हर एक बाइट को, ये बाइट है, इस बाइट को मैंने एड्रेस दिया। एक बाइट के अंदर 8 बिट आपकी प्रेजेंट होती है, आपको बताइए। तो मैंने एक हर एक को एड्रेस दे दिया ताकि मैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊं। अब अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आती है कि भैया a इक्वल टू आपका फिर से पहली वाली 10 है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैंने 10 को कहीं स्टोर कर दिया। मान लो मैंने 10 को इस वाले में स्टोर कर दिया। फिलहाल के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो आपकी जो ये नंबर है ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहे हैं, कि एक नंबर 1 बाइट में फिट आ जाएगा जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा ना, क्योंकि एट द एंड ये 10 भी किस पे कन्वर्ट होगा? बाइनरी में। ओके, हाँ। तो मैं बोल रहा हूं कि 1 बाइट में ये आ जाएगा, मतलब 8 बिट के अंदर। ओके, अब बाद में मैंने लिखा b इक्वल टू क्या? 20। तो 20 को मैंने यहां स्टोर कर दिया। अब मैं इनको डायरेक्ट ऐसे स्टोर कर रहा हूं ना। अब मुझे पता भी होना चाहिए भैया ए एक्चुअल में स्टोर कहां है। ए कौन से ब्लॉक में? सेकंड ब्लॉक में, इस सेकंड वाले एड्रेस में। तो यहां पे मुझे कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, किसका? मैपिंग का, कि भैया जो ए है ये सेकंड ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, जहां पे मुझे क्या करना है? 10 को डालना है। बी जो है वो मेरे इस वाले ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मेरा 8th ब्लॉक है। तो मुझे कोई ये मैपिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि बी हमारा 8th ब्लॉक पे, हाँ, और इसको क्या है? इसकी वैल्यू 20 है। अब फ्यूचर में अगर ए की अपडेट आती है कि भैया ए को क्या बना दो? 20 बना दो, तो आपको सिंपल देखना कि भैया ए के ऊपर कौन सा एड्रेस प्रेजेंट है। ए के ऊपर ये वाला सेकंड वाला एड्रेस प्रेजेंट है, सेकंड ब्लॉक वाला। तो आपको सिंपली क्या करना है? उस एड्रेस पे जाना है, सेकंड वाले एड्रेस पे गए, हाँ, इसको काट के क्या बना दो? 20 बना दो, सिंपल। सेम अगर फ्यूचर में बोलेगा भैया बी को क्या बनाना है? 25 बनाना है। बी को क्या बनाना है? 25 बनाना है। तो आप देखोगे भैया बी कहां पे प्रेजेंट है? पहले मेरी मेमोरी के अंदर, मेरी मेमोरी के अंदर वो 8th ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, बी 8th ब्लॉक के अंदर। तो मैं इस पे जाऊंगा और इसको 25 बना दूंगा, तो हो गई नहीं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व? अरे 25 इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया दोस्तों, इतने आसान तरीके से। तो हमने क्या कर दिया कि ये जो ए है, जो वेरिएबल है, उसको मैंने किसी एड्रेस के साथ मैप कर दिया है कि बी है, बी इस एड्रेस पे, ए इस एड्रेस पे। तो जब भी आप किसी डेटा को स्टोर करा रहे हो तो आप उसके एड्रेस को भी देखते हो कि भैया इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एड्रेस प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे भैया ये मैपिंग वाली टेबल कहां प्रेजेंट होगी? ये मैपिंग वाली टेबल कहां प्रेजेंट होगी? ये कहीं प्रेजेंट होगी क्या? अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब मैं आपको, अब आप बोलोगे भैया ये मैपिंग वाली टेबल कहां प्रेजेंट होगी? ये मैपिंग वाली टेबल कहां प्रेजेंट होगी? ये कहीं प्रेजेंट होगी क्या? अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे पास 16 बाइट की रैम है तो मुझे टोटल कितने एड्रेस बनाने पड़ेंगे? 16 बाइट। बाइट एड्रेस का मतलब हर एक बाइट को एड्रेस मिलेगा। तो अगर मेरे पास 16 बाइट है तो मुझे कितने एड्रेस चाहिए होंगे? 16 एड्रेस। 16 तो एड्रेस चाहिए होंगे, हाँ, क्योंकि मैं हर एक बाइट को एड्रेस दे रहा हूं। ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, तो हर एक बाइट को मैं एड्रेस दे रहा हूं। वैसे अगर आपके पास 32 बाइट है, 32 बाइट की अगर आपकी रैम है, तो आपको कितने एड्रेस की जरूरत पड़ेगी? 32 एड्रेस।
क्योंकि मैं हर एक बाइट को एड्रेस दे रहा हूं कि ये पहली है, ये दूसरी बाइट है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, ऐसी मेरे पास 16 बाइट है। तो हर एक बाइट को मैं एक एड्रेस दे रहा हूं। ओके, अब यहां पे सवाल मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि इस 16 बाइट को स्टोर करने के लिए, ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे नंबरिंग में देखना है 0 1 2 3, ये भी एट द एंड किस में स्टोर होंगे, बाइनरी के अंदर स्टोर होंगे। तो मुझे कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहां पे आपको सिर्फ 4 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितनी? क्योंकि 4 बिट से मैं टोटल 2 की पावर 4, ये तो करते हैं, हाँ 2 की पावर 4, मैं टोटल 16 एड्रेस जनरेट कर सकता हूं। तो आपको सिर्फ 4 बिट की रिक्वायरमेंट है कि पहला वाले को मैं एड्रेस दे दूंगा ये 000, अगले को 0001, अगले वाले को 0010, अगले वाले को ऐसी 0011, ऐसे ये चलता जाएगा डैश 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 डैश, और आपके टोटल 16 एड्रेस बन जाएंगे ये इस तरीके से। क्योंकि मैं 0 1 2 3 करके छोड़ देता हूं, मुझे एड्रेस बाइनरी में स्टोर करना है सबको। हाँ, तो इस तरीके से मैं एड्रेस दे रहा हूं कि इसका मतलब 00 का मतलब ये रहा, अगला वाला कौन है, ये 1, तो इसका मतलब हमारा ये रहा कि भैया इसका जो एड्रेस है ये रहा, अगले वाले का 0010, तो उसको भी हम एड्रेस देते हैं यहाँ पे, ये लो 0010, फिर इसका 0011, इस तरीके से। क्लियर? और यहाँ पे आपको कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अगर 32 बाइट, अगर आपको टोटल 32 एड्रेसेस चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको 32 अलग अलग वैल्यू को जनरेट करना है, एड्रेस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं ना, हाँ, तो मुझे यहाँ पे कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 5 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 2 की पावर 5 करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 32 आ जाता है। तो आप टोटल 32 एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं। क्या यहां तक चमक रहा है? हाँ भैया, यहां तक चमक रहा है। अब ये पॉइंट आपने बोला क्यों, ये पॉइंट बोला क्यों, और ये मैपिंग टेबल कहां होगी? देखो दोस्तों, जब आप कोड लिखते हैं ना, ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए होता है कि भैया a इक्वल टू 10, कि a के अंदर ये 10 डाल दो, ठीक है। अब ये a किस एड्रेस पे प्रेजेंट है, ये तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे भैया a सेकंड एड्रेस पे, पर ये मैपिंग क्या मुझे खुद डालनी पड़ेगी क्या कि भैया a इस एड्रेस पे? नहीं, कंप्यूटर बिहाइंड द सीन आपका प्रोग्राम क्या करता है मैं उसको आपको बताता हूं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बस डायरेक्ट ये नहीं कर सकता कि भैया मुझे पता है a यहाँ पे स्टोर है 20 पे, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इस वाले को कि भैया 0010 पे हमारा 10 स्टोर है, इसको रिप्लेस करके मैंने ये बना दिया कि भैया इधर एड्रेस है, इस एड्रेस पे 10 को स्टोर करो। सेम 8 के लिए 8 इस वाले एड्रेस पे, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1000, इस पे आप 20 को स्टोर कर दो, मतलब मैंने बी को ही रिप्लेस कर दिया। ये तो प्रोग्रामर को दिखाने के लिए, ए बी जो आप वेरिएबल बनाते हो ये प्रोग्रामर के लिए, लेकिन जब कोड रन होगा आपका तो भैया पहले उनके एड्रेस को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, तो उस एक को हटा के उसका एड्रेस वहां पे लिख दिया जाएगा कि ये एड्रेस पे ये वैल्यू डालनी है, इस एड्रेस पे ये वैल्यू डालनी है। वैसे ही कि अगर b इक्वल टू 25 लिखा है तो ये b नहीं होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, ये सिंपल ऐसा होगा वैल्यू, जिससे आपको पता होगा कि भैया इसका मतलब क्या है कि इसमें ये 25 डाल दो, तो आपको पता होगा 25 को मुझे इस एड्रेस से डालना है। अब आपको अलग से मैपिंग टेबल की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल इस ए को ही हटा दिया, ए बी इनके कॉन्सेप्ट को हटा दिया। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए, हम कोडर के लिए लिखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे एक सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? एबीसी तो उसके लिए, मैं कोड कैसे भी रन करूं मेरी मर्जी है, तो हटा दिया अपने सिस्टम का एबीसी, जब कोड रन हो रहा है, या आप खुद का सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों सिस्टम बिल्डअप होते हैं दोस्तों। अब बताओ सवाल आया नहीं आया, बिहाइंड द सीन कैसे चीजें काम कर रही हैं, ये कैसे पता चलता है कि भैया इसको कहां स्टोर करना है? आपने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, वरना अगर नहीं करता तो मुझे एक अलग से मैपिंग टेबल बनानी पड़ती, जहां पे लिखता भैया ए उसको हम सेकंड एड्रेस पे, बी उसको मैं इस एड्रेस पे, सी, अरे ये करने की जरूरत क्या, सीधा यही से प्रॉब्लम सॉल्व कर दो कोड के अंदर ही। पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया, अब चीजें हमें क्लियरिटी दे रही हैं। अब यहां से मैं पहले चाह रहा था कि मैं आपको यहां पे पहले बताऊं कि स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले फैमिलियर करा देता हूं किसी चीज से कि ये आपकी रैम है, फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे कि स्टैक और हीप कैसे जनरेट हुए। आपके रैम के दो पोर्शन होते हैं, कितने? दो पोर्शन, एक होता है आपका स्टैक पार्ट और एक होता है आपका हीप वाला पार्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टैक के अंदर जब भी आप मेमोरी एलोकेशन करोगे कि मान लो मुझे कोई डेटा डालना है, तो पहला डेटा आप यहां पे डालोगे, मान लो 1 10 डालना है तो 1 10 आपका यहां पे आएगा, ये 10 को यहां पे मेमोरी मिलेगी, फिर आपको अगली वैल्यू डालना है तो वो इसके बाद आएगी, तो बाद एक डेटा को एलोकेट किया जा रहा है, ये देखो, फिर अगला है यहां पे आएगा, तो यहां पे डेटा एक के बाद एक आता है। हीप के अंदर हम कैसे स्टोर करते हैं, ये रैम का पार्ट है पूरा। हाँ, अब जो मेरा स्टैक का साइज होता है ये काफी छोटा होता है दोस्त, ये केबी में होता है, और जो हीप होगा इसका साइज एमबी या जीबी में भी जा सकता है, ये बढ़ता घटता रहता है। ओके, तो अभी के लिए आप समझ लो स्टैक का जो साइज होता है टोटल वो केबी में होता है, बहुत ही छोटा होता है, शायद एमबी में भी चल जाए, 1-2 एमबी उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो हीप होता है इससे बहुत ही बड़ा होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेमोरी एलोकेट रहती है। ओके, मान लो यहाँ पे 200 एमबी है, 300 एमबी है, 400 एमबी है, कितनी भी हो सकती है। ओके, अब हीप के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है? अगर आपको हीप के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लो मुझे रोहित को स्टोर करना है, स्ट्रिंग को, रोहित को, तो हम इसको यहां पे स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैंने लिखा टी इक्वल टू रोहित, ये मैंने लिखा, तो इस रोहित को मैं यहां हीप के अंदर स्टोर करा सकता हूं। कहां पे? हीप के अंदर मैं इसको स्टोर करा सकता हूं, ये स्टोर है। हाँ, और मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि इसका जो एड्रेस होगा कि भैया ये हीप के अंदर कहां प्रेजेंट है, उसके एड्रेस को मैं यहां पे स्टोर करा सकता हूं कि भैया ये डी यहां कहां स्टोर है, उसके एड्रेस को ये इसको पॉइंट करेगा। इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है कि स्टैक के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करा सकता हूं। हाँ,
ये जैसे 30 यहाँ पे है, 20 है, 10 है। इवन मैं एड्रेसेस भी स्टोर करा सकता हूं कि भैया मैंने एक्चुअल में उस डेटा को तो हीप के अंदर डाला है, लेकिन उसके एड्रेस को हमने स्टैक के अंदर स्टोर कर रखा है। क्लियर है? हाँ। तो अगर फ्यूचर में अगर आपको दिखे ऐसे करके कि a इक्वल टू 10 ऐसे, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 और d इक्वल टू रोहित, तो ये कैसे स्टोर हो रखे? पहले मुझे देखना भैया a कहां पे, a मान लो इस वाली लोकेशन पे, तो मान लो ये वाली जो लोकेशन है उसका एड्रेस ये रहा 0000। अगली वाली का जो लोकेशन है मान लो, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 001। अगली वाला जो c है स्टैक के अंदर 0010, क्योंकि एक के बाद एक आ रही है, एक के बाद एक आ रहे हैं, 0011 ऐसे करके। तो मुझे पता है ये एट देन कैसे स्टोर होंगे, ए रिप्लेस हो जाएगा इससे, ए रिप्लेस हो जाएगा इससे, बी रिप्लेस किससे होगा, ये जो आपका यहां पे आएगा कि 0001, ये लीजिए, हमें पता है ना कहां पे वो स्टोर है। फिर अगला अगला यहां पे आ जाएगा कि सी कहां पे स्टोर है मेरा 0010 पे, और डी कहां पे स्टोर है, डायरेक्ट मेरे कोड के अंदर ही चेंज होंगे 0011, इस तरीके से मान लो। तो मुझे क्या देखना है कि 000 एड्रेस के अंदर ये 10 रखा गया है, तो मैं यहाँ पे इस एड्रेस पे जाऊंगा, 10 को देख सकता हूं। मुझे अगर 20 को देखना है तो भैया 20 कहां पे रखा है, इस एड्रेस पर रखा, बी क्योंकि उससे रिप्लेस होगा, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। पर डी को कैसे एक्सेस करेंगे, डी ने बोला कि भैया मैं इस एड्रेस पर रखा हूं 0011, वो 0011 पे गया, उसने देखा यार यहाँ पे तो डेटा ही नहीं है, यहाँ पे तो डेटा ही नहीं है, ये तो कह रहा है आपको कहीं और जाना है, तो हाँ, तो उसके बाद मैं इस एड्रेस को फॉलो करते हुए यहां जाऊंगा, फिर जाके अपने एक्चुअल डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दो स्टेप होता है, पहले आप यहाँ पे जाओगे स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर गए, वो कह रहा है एक बार और आपको जाना है, तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है ना, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जहां पे इसको मेमोरी मिली होगी, मान लो इस लोकेशन में मिली है, तो यहाँ पे आपके एड्रेस स्टोर होगा ऐसे करके 1111 यहाँ पे। तो पहले आप यहाँ से गए, भैया डी कहां पे, आपने डी को देखा कि भैया डी के अंदर क्या डाल दो, रोहित डाल दो। तो आपने अगर फ्यूचर में अगर आपको एक्सेस करना हो कि मुझे डी को एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है, वो कहां पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप दो स्टेप पे यहाँ पे जाते हो। ये काम होता है कि हीप के अंदर मैं जो भी डेटा डालूंगा उसके एड्रेसेस को मुझे यहां पे स्टोर करना पड़ेगा। और ये वाला एड्रेस किसका है, ये डी, कि भैया ये डी एक्चुअल में मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है, ये डी वेरिएबल, ये सी वेरिएबल कहां पे प्रेजेंट है, ये बी वेरिएबल मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है, तो ये स्टैक को पॉइंट कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपके डेटा वगैरह प्रेजेंट रहे। तो यहां से हमें अब दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि जब भी हीप के अंदर मेमोरी एलोकेशन होगा, उसके एड्रेस को मैं स्टैक के अंदर स्टोर करूंगा, और जब स्टैक के अंदर डेटा स्टोर होगा तो उसको मैं डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूं। हीप के पास दो स्टेप प्रोसेस होती है। अब आप बोलेंगे भैया ये स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों एग्जिस्टेंस में, ये भी तो गोल है। चलो मैं आपको ही बताता हूं। मान लो आपको डेटा को स्टोर करना है अपनी रैम के अंदर, आप खुद डिस्कवर कर लोगे। मैंने बोला आपकी जो रैम है, इसी को उठा लेते हैं, इसको रिमूव पेस्ट, चलिए। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूं आपको ना इस रैम के अंदर डेटा डालना है, इसको मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूं, हट जाओ भाई, हट जाओ, ओके। मैं आपको बोल रहा हूं आप सिस्टम डिजाइनर हो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। मैं आपको कह रहा हूं आपको इस डेटा को स्टोर कराना है रैम के अंदर, ओके। हाँ, आप कहां पे कराओगे, आप कहां से डेटा डालना स्टार्ट करोगे, रैम के अंदर, ये आपको बनाना है ये सिस्टम। ये मत सोचो कि प्रोग्राम ने बना रहा है, आपको बनाना है, आपको रूल डिफाइन करना है, खुद से बनाने रूल कि जब ए इक्वल टू 10 आएगा तो इसको मेमोरी कहां पे मिलेगी। तो भैया एक तरीका तो ये है कि भैया मैं एक सिंपल स्ट्रेटजी, मैं स्टार्टिंग से आऊंगा, अभी इनिशियली तो रैम खाली है, तो पहले को मैं यहां पे डाल दूंगा 10 को, ठीक है। अगला मुझे बी इक्वल टू 20 दिखा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है वहां पे मैं 20 को डाल दूंगा, ये तो करूंगा। हाँ, अब मान लो अगर मेरे पास एक और वेरिएबल है सी 30, तो 30 को मैं अगले वाले पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल स्ट्रेटजी बना दी कि अब अगला एलिमेंट आएगा तो उसको मैं यहां डालूंगा, अगला आएगा उसके बाद मैं यहां पे डालूंगा। तो मान लो अगर अगला एलिमेंट आया मेरे पास, उसको स्टोर करना है तो मैं यहां पे डालूंगा, अगला उसके बाद अगर कोई आता है तो उसको मैं यहां पे डालूंगा। सिंपल स्ट्रेटजी कि अगर अगला एलिमेंट आएगा तो मैं यहां पे। तो आपने यहाँ पे एक सिंपल रूल डिफाइन कर दिए कि भैया मेरे पास रैम है, तो मैं सिंपल रूल ये कर रहा हूं कि मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेटा को स्टोर कर रहा हूं, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर कोई फीचर में आता है तो उसको मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेरे पास रैम खाली है, अरे मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी कराऊं कि इसमें मुझे जहां स्पेस दिख गया वहां मैं एलोकेट करा दूंगा। यहां पे तो हमने रूल बना दिया था ना कि अगला भी यहीं पे आएगा, वो अब अगला उसके बाद वाले पे ही आएगा। यहां पे मैंने बोला जहां पे मुझे मेमोरी खाली दिख गई वहां पे मैं मेमोरी दे दूंगा।
वहां पे मैं उसको स्टोर करा दूंगा। तो मान लो यहाँ पे इतना बड़ा है, मेरे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने देखा, मैंने कहा चलो 10 तुम यहाँ स्टोर हो जाओ, 20 तुम यहाँ स्टोर हो जाओ, ऐसे करके जहां मुझे ब्लॉक खाली दिख रहा है, जहां दिख रहा है भैया, यहाँ स्टार्टिंग में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है कि जहां मुझे दिख रहा है वहीं। यही तो है स्टैक और हीप, और यही कॉन्सेप्ट को हम स्टैक कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं हीप, कि जहां हमें स्पेस खाली दिखेगा वहां मेरी मर्जी है मेरे ऊपर कि मुझे जहां मर्जी वहां एलोकेट कराऊं, जहां पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये 20 यहाँ पे स्टोर हो सकता है, वहां पे करा दूं। ये स्टैक हो गया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि स्टैक भी तो ऐसी ग्रो होता है कि अगर हमने स्टैक को देखा होता, स्टैक को आप बोलोगे यार भैया स्टैक तो ऐसे करके लिख रहा था कि A = 10 B = 20 ऐसे करके, कि A = 10 यहां पे आएगा, हाँ उसके बाद ऊपर जाएगा, कि अगला उसके ऊपर आएगा 20। अरे वहां पे भी तो आप यही कर रहे थे कि भैया पहला एलिमेंट यहां पे आ गया, हाँ अगला 20 मैं इसके ऊपर लिखूंगा। स्टैक के अंदर तो मैं ऐसा कर रहा था, तो यहाँ पे भी तो एक के बाद एक कर रहे हो कि अगला, अब अगला इसके ऊपर आएगा, अगला इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आने का मतलब इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, ऐसे करके स्टैक में यही तो कह रहे थे। तो यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ दिखाने का तरीका है। ये मत सोचना कि मेमोरी के अंदर ऐसे करके रो कॉलम बने हुए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और या फिर आप ऐसे मतलब ऐसे करके कुछ रो और कॉलम बने हैं कि ऐसे करके ग्रो हो रहा है, ये सब दिखाने का तरीका है कि अगला इसके बाद आएगा। ये तो स्टैक कहता है कि भैया अगला मेरे ऊपर आएगा, अगर नया एलिमेंट डालना है उसको मेरे ऊपर डालना, कि आपने लास्ट एंट्री यहाँ पे करी थी, अगला यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद अगर डालना अगला उसके ऊपर आएगा। तो ये स्टैक का कॉन्सेप्ट हो गया, और हीप का जहां पे स्पेस खाली दिख गया, सिंपल। ओके, अब आप बोलोगे भैया जो आपका सवाल होना चाहिए, जो जेन्युइन सवाल ये होना चाहिए, हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों मैं सिर्फ स्टैक का इस्तेमाल ना करूं? क्यों मैं हीप के कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं? क्यों जा रहा हूं मैं हीप के कॉन्सेप्ट में? बताओ। यहां पे मैं हीप के कॉन्सेप्ट पे गए क्यों? मान लो मैं फ्यूचर में आता हूं, मैंने कहा ये जो बी है ना, बी इसको बना दो आप, क्या लिखाऊं? सन। बी के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दो जिसका नाम है सन। अभी भूल जाओ जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूं, सिंपल कह रहा हूं। क्या ये सन फिर ये वही करेगा कि ये भाई किस मेमोरी एड्रेस पे 000, अगला वाला 0010। ओके, मैं कह रहा हूं कि भैया इस लोकेशन पे जाओ, वहां पे सन लिख दो। क्या मैं इस लोकेशन में जाके 20 को सन लिख सकता हूं? आप देखो यहाँ पे 1 ही बाइट है, 1 ही बाइट है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक नंबर सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये सन है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं और हर एक कैरेक्टर आपका 1 बाइट मेमोरी ले रहा है। तो टोटल आपको 3 बाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको स्टोर कराने के लिए, पड़ेगी ना? क्योंकि एस को जब मैं आस्के टेबल में देखूंगा, ये देखो अगर आप एस को देखते हो यहाँ पे, ये आस्के टेबल आपकी, हाँ यस, ये तो आपको उसको इस तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। ये उसके बिट के उस फॉर्म में हो गई, तो ये टोटल आपकी 1 बाइट हो गई। 1 बाइट ये ओ के लिए भी, 1 बाइट ये और एन के लिए भी 1 बाइट ये, तो टोटल आपके पास 3 बाइट है, टोटल 3 बाइट है। इन 3 बाइट को मुझे स्टोर करना है। क्या आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हो कि 20 को रिप्लेस करके मैंने वहां पे सन लिख दिया, क्योंकि स्पेस तो वही है ना, उतना ही है। और अगर मैं डालने की कोशिश करता हूं कि एस तो आ जाएगा, ओ एन कहां जाएगा, ओ और एन कहां जाएगा, वो तो अगर यहां पे डालूंगा तो ओवरराइड हो जाएगा। ये तो नहीं कर सकता, हाँ भैया ये तो नहीं कर सकता। टोटल 3 पड़े। मैं कह रहा हूं कि भैया इसके, आप बोलोगे यार भैया स्टैक तो ऐसे करके लिख रहा था कि A = 10 B = 20 ऐसे करके, कि A = 10 यहां पे आएगा, हाँ उसके बाद ऊपर जाएगा, कि अगला उसके ऊपर आएगा 20। अरे वहां पे भी तो आप यही कर रहे थे कि भैया पहला एलिमेंट यहां पे आ गया, हाँ अगला 20 मैं इसके ऊपर लिखूंगा। स्टैक के अंदर तो मैं ऐसा कर रहा था, तो यहाँ पे भी तो एक के बाद एक कर रहे हो कि अगला, अब अगला इसके ऊपर आएगा, अगला इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आने का मतलब इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, ऐसे करके स्टैक में यही तो कह रहे थे। तो यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ दिखाने का तरीका है। ये मत सोचना कि मेमोरी के अंदर ऐसे करके रो कॉलम बने हुए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और या फिर आप ऐसे मतलब ऐसे करके कुछ रो और कॉलम बने हैं कि ऐसे करके ग्रो हो रहा है, ये सब दिखाने का तरीका है कि अगला इसके बाद आएगा। ये तो स्टैक कहता है कि भैया अगला मेरे ऊपर आएगा, अगर नया एलिमेंट डालना है उसको मेरे ऊपर डालना, कि आपने लास्ट एंट्री यहाँ पे करी थी, अगला यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद अगर डालना अगला उसके ऊपर आएगा। तो ये स्टैक का कॉन्सेप्ट हो गया, और हीप का जहां पे स्पेस खाली दिख गया, सिंपल। ओके, अब आप बोलोगे भैया जो आपका सवाल होना चाहिए, जो जेन्युइन सवाल ये होना चाहिए, हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों मैं सिर्फ स्टैक का इस्तेमाल ना करूं? क्यों मैं हीप के कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं? क्यों जा रहा हूं मैं हीप के कॉन्सेप्ट में? बताओ। यहां पे मैं हीप के कॉन्सेप्ट पे गए क्यों? मान लो मैं फ्यूचर में आता हूं, मैंने कहा ये जो बी है ना, बी इसको बना दो
आप क्या लिखाऊं? सन। पी के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दो जिसका नाम है सन। अभी भूल जाओ जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूं, सिंपल कह रहा हूं। क्या ये सन फिर ये वही करेगा कि ये भाई किस मेमोरी एड्रेस पे? 000, अगला वाला 0010। ओके, मैं कह रहा हूं कि भैया इस लोकेशन पे जाओ, वहां पे सन लिख दो। क्या मैं इस लोकेशन में जाके 20 को सन लिख सकता हूं? आप देखो यहां पे 1 ही बाइट है, 1 ही बाइट है। मैंने अब आपको पहले ही कहा था कि यहां पे अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक नंबर सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है। लेकिन यहां पे जो ये सन है, यहां पे 3 कैरेक्टर हैं और हर एक कैरेक्टर आपका 1 बाइट मेमोरी ले रहा है। तो टोटल आपको 3 बाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको स्टोर कराने के लिए। पड़ेगी ना? क्योंकि एस को जब मैं आस्के टेबल में देखूंगा, ये देखो अगर आप एस को देखते हो यहां, I got lots of going to show you how